Hi everyone, this is Roshni here. Welcome to our YouTube channel Unlearn with Vishal Verma. तो आज आप देख रहे हैं टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक। आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके लिए और एक नया टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि पेपर फर्स्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि एक रिसर्चर के रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसको रिसर्च की तरह एनालिटिकल माइंड होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज के टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ में है रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें से ये पार्ट 1 डिस्कस करने वाली हूँ मैं यहाँ पे, और पार्ट 2 भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइमली। तो स्टार्ट करते हैं आपका अपना पहला क्वेश्चन आज का। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू पर्पजीव सैम्पलिंग। तो ये क्वेश्चन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिसर्च से रिलेटेड है। तो आपको बेसिकली बहुत ही ध्यान से करने हैं और आपको अच्छे से आना भी चाहिए। तो हम बढ़ते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट और चूज द सैम्पल फ्रॉम द यूनिवर्स। Option 2, it is also called as selective sampling. Option 3, according to researcher or investigator, the sample will be collected will be the best representative of the population. Only a part of will be selected as per priority and bias. तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि पर्पसिव सैम्पलिंग वो होती है जिसमें रिसर्चर खुद ही अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, अपने रिसर्च प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही अपने सैम्पल को सेलेक्ट करता है कि उसे किस अपने रिसर्च में किस सैम्पल को लगाना है, वो किस अकॉर्डिंग कितने सैम्पल को लगेगा, इसलिए वो अपने अकॉर्डिंग सैम्पल को चूज़ करता है, इसलिए उसे पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे कोड दिए हुए हैं 4, आप आंसर बेस्ट वन चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको आंसर बता दूँ, यहाँ पे आंसर है आंसर 3, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही सही है कि इसमें रिसर्चर खुद से ही डेटा को चूज़ करता है, उसे सिलेक्टिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, और वो अपने आप से इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि हाँ उसने बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया है ऑफ द फुल पॉपुलेशन में से। तो पर्पसिव सैम्पलिंग it is a method of investigator himself collect or choose the sample from the universe which in his opinion are the best representative of the population. It is also called judgmental, subjective, selective और deliberate sampling. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट इंटरप्रिटेटिव रिसर्च। सबसे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे कि इंटरप्रिटेटिव रिसर्च क्या होते हैं, यानी कि किसी भी रिसर्च किसी भी थिंग्स को आप इंटरप्रिटेट कर रहे हैं अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आप चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैस आप प्लीज़ ध्यान से इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन फर्स्ट है, इट इज़ जनरली मोर डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव इन नेचर। ऑप्शन 2, द इंटरप्रिटेटिव रिसर्चर कैन एक्सप्लोर द topic based on direct observation. It is something more than a framework of understanding. Option 4, the conclusive result is granted and based upon self experience of researcher over a long period of time. तो गाइस इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है 4। इसका आंसर 4 है। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है ये पूछा है, चूँकि ये तीनों ऊपर की स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि ये जो रिसर्च होती है एक डिस्क्रिप्टिव होती है और नरेटिव होती है। इसमें जो रिसर्चर होता है वो एक्सप्लोर करता है टॉपिक को, जिसमें वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, खुद की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट को फाइंड आउट करता है। और ये एक फ्रेमवर्क है चूँकि खुद की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है, जिसके लिए वो अपना डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव एक्सप्लेन करता है। इसका ऑप्शन 4 रॉन्ग है। यहाँ पे कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि वो सिर्फ नरेट कर रहे हैं यहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेंस ऑफ प्लेगरिज्म इन केस स्टूडेंट कॉपीज फ्रॉम अनदर स्टूडेंट इन द सेम सबमिशन, इट वुड बी कॉल्ड एज। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेगरिज्म, जो कि आप जानते होंगे कि किसी भी दूसरे रिसर्चर या कहीं से आपने डेटा को लिया है, तो अगर आपने उसका सही से रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी नहीं दी है तो उससे साहित्यिक चोरी यानी प्लेगरिज्म कहा जाता है। तो ये जो PhD कर रहे होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उन्हें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है।
तो इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप किसी स्टूडेंट की कॉपी कोई दूसरा स्टूडेंट करता है सबमिशन में तो उसको क्या कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन है। एक्स्ट्रा कॉर्पल प्लेगरिज्म, ऑप्शन 2 इंट्रा कॉर्पल प्लेगरिज्म, ऑप्शन 3 इंटरनली कॉर्पल प्लेगरिज्म, ऑप्शन 4 ऑटो प्लेगरिज्म। यहाँ पे मैं आपको चारों के बारे में बताऊंगी। इससे अच्छा पहले आप इससे आंसर करिए। तो आंसर 2 इसका राइट आंसर है। इंट्रा कॉर्पल प्लेगरिज्म बोलते हैं इसको, चूंकि एक स्टूडेंट किसी अनदर स्टूडेंट की सेम सबमिशन की कॉपी, यानी कि उसका भी टॉपिक सेम था और उसका भी सेम था, तो उसने कुछ मॉडिफाई करके यहाँ पे अपने टॉपिक में वहाँ से ले लिया है, बट उसने वहाँ पे उसको दिखाया नहीं है, प्रॉपर रेफरेंसिंग नहीं की गई, इसलिए इसको इंट्रा कॉर्पल प्लेगरिज्म बोलते हैं। तो प्लेगरिज्म चूंकि मैंने आपको समझा ही दिया है कि इन रिसर्च इज कॉपिंग अनक्रम्पसली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्राकॉर्पल और एक्स्ट्रा कॉर्पल ऑटो प्लेगरिज्म सभी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन फॉलोज द सीक्वेंस। आपने पढ़ा होगा कि रिसर्चर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में, डिडक्टिव थ्योरी और इंडक्टिव थ्योरी के बारे में। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, जिसको आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन है कि आप उसका डिडक्शन की कौन सा सीक्वेंस फॉलो करता है। डिडक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ डिडक्शन में आप अच्छे से बता सकते हैं इसको। बहुत ही ईजी है, बट एक शब्द का ही हेर फेर हो सकता है, वरना ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है अगर आप इसके कंसेप्ट को लेकर चलते हैं तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ गाइस। इसका आंसर अगर आप एक ट्रिक से लेके चलते हैं कि डी जनरल टू स्पेसिफिक होगा। अगर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं जानते तो आप डी डिडक्टिव होता है तो इसमें जीपी ऐड कर सकते हैं, यानी कि डी जीपी। तो चूंकि ये एक फॉर्म बन चुका है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है डी जीपी, यानी कि डिडक्टिव जनरल टू पर्टिकुलर, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर है आंसर 4, जिसमें हम थ्योरी को पहले फाइंड आउट करते हैं। थ्योरी स्टेबल होती है, उसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को एनालाइज करते हैं एंड उसके रिजल्ट फाइंडिंग करते हैं। हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, जिसमें वो कंफर्म होती है या तो फिर रिजेक्ट होती है। उसके बाद रिविजन ऑफ थ्योरी होता है। तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी गाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका आंसर 4 है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च डिज़ाइन। तो गैस रिसर्च डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, चूँकि आपके रिसर्च जो आप करने जा रहे हो उसका पूरा एक प्रोफार्मा होता है कि आपको कैसे क्या फाइंड आउट करना है, कैसे क्या टूल्स टेक्निक क्या करनी है, सारी कुछ एक डिज़ाइन मैटर करती है। इसलिए एक कैरेक्टरिस्टिक से फुल होनी चाहिए गुड रिसर्च डिज़ाइन को, जिसमें से इसमें ये पूछा गया इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रिसर्च डिज़ाइन की। तो आप ऑप्शन को देख सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑप्शन इट मस्ट बी टाइम इफेक्टिव, ऑप्शन 2 रिलेवेंट टू द रिसर्च प्रॉब्लम, ऑप्शन 3 एम्पथाइज ऑन वेरियस न्यू आइडियाज एंड थॉट्स, ऑप्शन 4 इज प्रॉपर हाइपोथेसिस। तो कोड में इसका आंसर है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, बिकॉज इसमें से जो कैरेक्टरिस्टिक बोला गया है इसमें से ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि इसमें नॉट, आप ये जो क्वेश्चन करते हैं अगर जहाँ पे नॉट आ रहा है तो इसमें आप ये बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है कि इसमें क्या आंसर इसका नहीं है, राइट। तो इसके ये चारों ही कैरेक्टरिस्टिक हैं रिसर्च डिजाइन की, ना इसमें। तो इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ द अबव। रिसर्च डिजाइन को अगर हम एक्सप्लेन करने की बात करें यहाँ पे, तो इट कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द प्लान और शेड्यूल दैट एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन and required resources or sources for the particular research problem which is solved or searched by the researcher. The conceptual framework in which research is conducted is called a research design. आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। रिसर्च डिजाइन की यहाँ पे काफ़ी सारी फीचर्स दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर गाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वेबसाइट और ऑनलाइन रिसोर्स थ्रू विच प्लेगरिज्म चेक इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। इसमें नॉट का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें से ये पूछा गया है कि इसमें कौन सी साइट है, वेबसाइट या ऑनलाइन रिसोर्सेज जिसमें से आप प्लेगरिज्म को चेक नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, और इसका आंसर आई थिंक आपको पता ही होगा अगर आप एक रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो। इसका आंसर है गाइज
4 www.plagiarisnet.com ये कोई रिसर्च की वेबसाइट प्लेगरिज्म चेक करने की नहीं है, चूँकि ये गोटर्निटीन, ग्रामरली एंड डुप्लीकेट चेकर जो है ये एक तीनों ही वेबसाइट है ऑनलाइन रिसर्च प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए। बट फोर्थ वन इज़ नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट स्पेसिफाइज दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज इज रिकॉर्डेड रॉन्गली, inaccurate or incorrect by the respondent. Identify the error type. इसमें पूछा गया है अगर कोई इंटरप्रेटेट है या कोई मैसेज है जो कि रिकॉर्डेड हो गया रॉन्गली, इनएक्यूरेट है जो कि रिस्पोंडेंट की तरफ से बात की गई है, तो वो किस प्रकार की गलती मानी जाएगी। ऑप्शन है रिस्पॉन्स एरर, ऑप्शन 2 इज नॉन रिस्पॉन्स एरर, ऑप्शन 3 बोथ 1 और 2, ऑप्शन डी इज डेटा इनएडुकेट। तो इसका आंसर है कि यहाँ पे इनकरेक्ट उसका समझ लिया गया, इनकरेक्ट रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर दिया रिस्पोंडेंट के द्वारा। तो यहाँ पे हम इसका आंसर है रिस्पॉन्स एरर। आप देख सकते हो इसका आंसर है रिस्पॉन्स एरर, बिकॉज दिस काइंड ऑफ एरर इज अकर्स ड्यू टू इनएक्यूरेट आंसर गिवन बाय द रिस्पोंडेंट, और वी कैन ऑल्सो से दैट देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज इज रिकॉर्डेड रॉन्गली और इनकरेक्टली। इट इंक्लूड्स रिसर्च एरर, रिस्पोंडेंट एरर एंड द इंटरप्रीटर एरर। और काफ़ी एक्सप्लेन दिए गए हैं, आप सारे के एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ सकते हैं गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप रिसर्चर्स मेजर द टू वेरिएबल्स आफ्टर कलेक्टिंग द रिक्वायर्ड डेटा और टारगेट पॉपुलेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, आई होप इसको आपको जरूर ही आता होगा कि जिसमें टू वेरिएबल को मैच करते हैं, मेजर करते हैं आफ्टर द कलेक्टिंग और रिक्वायर्ड डेटा को। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है कैजुअल रिसर्च, ऑप्शन 2 इज कोरिलेशन रिसर्च, ऑप्शन 3 इज कलेक्टिव रिसर्च, ऑप्शन 4 इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, इसका आंसर है कोरिलेशन रिसर्च, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च होती है, आपने पढ़ा भी होगा। इट इज अ टाइप ऑफ रिसर्च वेयर रिसर्चर्स मेजर द टू वेरिएबल्स आफ्टर कलेक्टिंग द रिक्वायर्ड डेटा और टारगेट पॉपुलेशन। इट कुड बी द स्टडी टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स और टू द कंपेयर देम डिपेंडिंग अपॉन द नीड। ओके, तो और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो था यहाँ पे कलेक्टिव जो रिसर्च है, ये कोई रिसर्च का टाइप नहीं है गाइस। तो इसका आंसर है आपका कोरिलेशन रिसर्च। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। गैस इसको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम गलती करते हैं फिर, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट है विच ऑफ द स्टेटमेंट में से जो कि करेक्ट है। सैम्पलिंग एरर डजंट अकर इन मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, ऑप्शन 2 इनएक्यूरेट सैम्पलिंग फ्रेम एंड नॉन रिस्पॉन्स आर एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग रिलेटेड एरर, ऑप्शन 3 है देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग एरर। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप जानने के लिए सबसे पहले आपको तीनों के कंसेप्ट को जानना होता है, क्योंकि इसमें हर एक डायमेंशंस को अलग से पूछा गया है, इसीलिए आपको यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जरूरी होता है कि आप उस कंसेप्ट को जानें। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। इसका आंसर है फर्स्ट, जिसमें कि ऑप्शन है 2। आपका 2 ओनली करेक्ट है यहाँ पे, कि जो इनएक्यूरेट सैम्पलिंग फ्रेम एंड नॉन रिस्पॉन्स आर एग्जाम्पल ऑफ द सैम्पलिंग रिलेटेड एरर, ये आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, और जो ऊपर और जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट वो दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं गाइज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च डिटरमिनेंस द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। आई थिंक इसका आंसर भी आपको आता ही होगा, बिकॉज हमने पीछे इसका किया भी है। तो सबसे पहला है कि सर्वे रिसर्च या कोरिलेशन रिसर्च, एंड नंबर 3 इज एक्शन रिसर्च, या 4 बोथ 2 और 3। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है आपका करेक्शनल रिसर्च, जिसमें से कि कोरिलेशन मीन्स टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स एंड टू असर्टेन द डिग्री ऑफ सच रिलेशनशिप। इट हेल्प्स टू डिस्कवर रिलेशनशिप मैनी phenomena with a view to predict and in some situation controlling their occurrence। गाइस आई होप आपने अच्छे से समझ पाए होंगे, और यहाँ हमारे एंड होते हैं 10 क्वेश्चन ऑफ द वीक। आज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस। आई होप आपको इसको तैयार करने चाहिए, अपनी कॉपी पे नोट भी करना चाहिए। बाकी आपको PDF हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसमें अनलर्न विद विशाल वर्मा टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आई होप आज के लेसन को आपने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा।
तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करते रहिए। और जो अभी कमेंट आपके हैं, आपके कमेंट हमें कमेंट भी करिए बिलो में, जिससे कि हम अपने और आपको जो भी लेसन चाहिए उसको कमेंट भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो हंसते मुस्कुराते सीखते रहिए और देखते रहिए अनलर्न विद विशाल वर्मा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।